गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 अपना खरपतवार के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और कुछ वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था। वर्गीकरण को ही कंटिन्यू करते हैं। खरपतवारों का वर्गीकरण टॉपिक ही चल रहा है अपना, खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। स्टूडेंट्स, खरपतवारों का वर्गीकरण में 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। 2 टाइप के खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। पहला था जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, दूसरा था बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। आज तीसरी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट अपना, तीसरा जो आधार है, जो तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर देखो 5 या 6 भागों में बांटा गया है। इसमें खरपतवार और फसल दोनों का संबंध के बारे में दिखाया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, पहला प्रकार है इसमें भी निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। स्टूडेंट्स, निरपेक्ष खरपतवार कौन से खरपतवार होते हैं? इसको एब्सोल्यूट वीड भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वीड, देखो वे खरपतवार जो कहीं ना कहीं फसल को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, वे खरपतवार जो कहीं ना कहीं फसल को हानि पहुंचाते हैं। देखो सभी प्रकार के खरपतवार हानि पहुंचाते हैं, लेकिन हो सकता है कोई दूसरी फसल का पौधा उग गया, वो भी एक खरपतवार है, लेकिन वो हानि नहीं पहुंचा रहा है। कई बार कोई अनाज वाली फसल है और उसमें दलहनी कुल का फसल का पौधा उग गया, तो वो हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है खरपतवार, लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है। ये वास्तव में रियल में खरपतवार होते हैं। जितने भी खरपतवार है वो निरपेक्ष खरपतवार की श्रेणी में आएंगे। जैसे बात करें कृष्णनील, मोथा, हिरणखुरी, ये सारे जो खरपतवार है, जो फसल के अलावा जो खरपतवार के पौधे हैं, वो सारे के सारे निरपेक्ष खरपतवार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार बात करें, दूसरा प्रकार है सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार मतलब रिलेटिव वीड्स। सापेक्ष खरपतवार वो खरपतवार है, ये वे फसली पौधे होते हैं जो बिना बुआई किए ही मुख्य फसल में उग जाते हैं। वे फसली पौधे, फसलों के पौधे होते हैं ये, वे फसली पौधे जो बिना बुआई किए मुख्य फसल में उग जाते हैं, मुख्य फसल में उग जाते हैं, मुख्य फसल में उग जाते हैं। ये जो फसली पौधे होते हैं, जैसे गेहूं की फसल अपन ने बोई, कहीं ना कहीं अशुद्ध बीज को काम में लेने के कारण उसमें चने का बीज आ गया या जौ का पौधा उग गया। ठीक है, तो गेहूं में चना उग गया तो वो एक तरह का सापेक्ष खरपतवार है। गेहूं में यदि सरसों उग गया तो सरसों का पौधा एक सापेक्ष खरपतवार है। इनसे ज़्यादा हानि नहीं होती है। ध्यान रखना, ये फसली पौधे होते हैं जो बिना बुआई किए मुख्य फसल में उग जाते हैं। फसल तो बो रहे हैं गेहूं की, लेकिन साथ में चने का पौधा और उग गया अशुद्ध बीज के कारण। ठीक है, या पहले से कोई चने का बीज पड़ा था, या कोई सीड्रिल जो काम में लिया अपन ने, उसके अंदर कोई चने का बीज पड़ा था, तो उसके कारण ये पौधे उग जाते हैं। इसलिए इनको सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड्स, रिलेशन मतलब फसलों से रिलेटिव ही है ये। ठीक है, रिलेटिव वीड्स कहा जाता है। तीसरा है नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची या अनुकारी खरपतवार। स्टूडेंट्स, नकलची या अनुकारी खरपतवार का मतलब है वे खरपतवार जिनकी बाह्य आकारिकी मतलब पौधे की लंबाई, पौधे की ऊंचाई, पत्तियों का आकार, ये सभी फसल के पौधों से मिलते जुलते होते हैं। जिनकी बाह्य आकारिकी फसल के पौधों के समान होती है, फसल के पौधों के समान होती है। बाह्य आकारिकी फसल के पौधों के समान होती है। वे पौधे
या वे खरपतवार जिनकी बाह्य आकार की फसल के पौधे के समान होती है, जिनको आप देख के अलग नहीं कर सकते। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका एंड इम्पोर्टेंट भी है, गेहूं में गेहूंसा, गेहूं में गेहूंसा, ठीक है। गेहूंसा एक नकलची खरपतवार है गेहूं का, जिसको अपन अलग जब बाली निकलती है, जब दाने बनना प्रारंभ होते हैं उस टाइम में ही अलग कर सकते हैं, तब तक इसका पता नहीं चलता ये गेहूं का पौधा है या गेहूंसा का पौधा है, ठीक है। गेहूंसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं। देखो स्टूडेंट्स, गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर। गेहूंसा से संबंधित क्वेश्चन JEE में पूछे जाते हैं। गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर, ठीक है। इसका कुल ग्रेमिनी ही होता है, जैसे जो गेहूं ग्रेमिनी कुल का पौधा है उसी प्रकार ग्रेमिनी कुल का ही फेलेरिस माइनर पौधा है, ठीक है। इसे गेहूं का मामा, इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहा जाता है। इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहा जाता है। ये पूछा जाता है JEE एग्जाम में, गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहा जाता है, तो वो गेहूंसा होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गेहूंसे का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलेरिस माइनर। गेहूंसे का कुल क्या है, ग्रेमिनी। गेहूंसा का परीक्षण भार क्या है, 1000 बीजों का भार, परीक्षण भार, टेस्ट वेट। गेहूंसे के बीजों का परीक्षण भार 2 ग्राम होता है केवल। गेहूंसा के 1000 बीजों का भार मात्र 2 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसके 5-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अलग से लिख लेना है अपने को। गेहूंसा एक गेहूं का नकलची खरपतवार है, फेलेरिस माइनर इसका वैज्ञानिक नाम है, ग्रेमिनी इसका कुल है, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा इसको कहा जाता है। परीक्षण भार, इसका परीक्षण भार का तात्पर्य है 1000 बीजों का कुल भार परीक्षण भार कहलाता है, ठीक है। तो इसके इसका जो परीक्षण भार है, परीक्षण भार टेस्ट वेट, वो है 2 ग्राम, ठीक है। ये था नकलची खरपतवार, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे अपना है चौथा पॉइंट है विशेष सूक्ष्म जलवायु वाले खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु वाले खरपतवार। कुछ ऐसे खरपतवार है जिनको विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। विशेष जलवायु में ही वो अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। जैसे कासनी जो खरपतवार है उसको ठंडी और नम जलवायु चाहिए, ठंडी व नम जलवायु। ठंडी व नम जलवायु में ही वो अपना वृद्धि और विकास और बीजोत्पादन करता है, अन्यथा जो दूसरी प्रकार की जलवायु उसमें इसका वृद्धि विकास नहीं होता, ठीक है। तो ये था विशेष प्रकार के या विशेष सूक्ष्म जलवायु वाले खरपतवार वाले पौधे। अगला है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसी का आगे कंटिन्यू है। ये 4 प्रकार हो गए। 5वां प्रकार है इसका अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार, रोग्यूवीड। देखो स्टूडेंट्स, अवांछित खरपतवार क्या होते हैं, एक ही फसल के किसी अन्य किस्म का पौधा जब उग जाता है, एक ही फसल है, किसी अन्य किस्म का पौधा जब मुख्य फसल में उग जाता है या किसी किस्म में उग जाता है, तो वो एक तरह का अवांछित खरपतवार है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की सोनालिका किस्म में, गेहूं की सोनालिका किस्म है, गेहूं की सोनालिका किस्म में, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन का पौधा उगना, ध्यान रखना है। अवांछित खरपतवार का तात्पर्य है कि एक ही फसल के पौधे होंगे, फसल के एक का ही उगेगा। जैसे गेहूं की किस्में हैं अलग अलग, सोनालिका अलग किस्म है और लोकवन अलग किस्म है, लेकिन अपन ने बोई कौन सी थी, सोनालिका किस्म। सोनालिका किस्म बोई, लेकिन उसमें 2, 4, 5, 10 पौधे उग गए लोकवन किस्म के। तो जो लोकवन किस्म वाले पौधे हैं उनको अपन अवांछित खरपतवार कहेंगे। क्या कहेंगे, अवांछित खरपतवार कहेंगे, ठीक है। मतलब एक ही फसल के या समान फसल के अन्य किस्म का पौधा जब उग जाता है, समान फसल का जब अन्य किस्म का पौधा उग जाता है उसको अवांछित या रोग्यूवीड बोलते हैं। इस अवांछित खरपतवार को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवांछित खरपतवार के पौधों को, अवांछित खरपतवार के पौधों को
निकालने की क्रिया को, निकालने की, अवांछित खरपतवार के पौधों को निकालने की क्रिया को रोगिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस चीज़ का, रोगिंग कहा जाता है। पूछा जाता है रोगिंग किसे कहते हैं, या रोगिंग क्या होती है। जब अवांछित खरपतवार यानी अन्य किस्म का जब पौधा उग जाता है तो उस अन्य किस्म वाले पौधे को जब निकालते हैं उस क्रिया को उस क्रिया को रोगिंग कहा जाता है, रोगिंग। समझ में आया? ठीक है। अगला इसका पॉइंट है परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार, ये अपन जो अपना तीसरा वर्गीकरण है फसल खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, इसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसके 6 पॉइंट हैं, 6 भागों में विभक्त किया गया है इसको भी वापस। तो अपन ने 3-4 पहले पढ़ लिए, 5वां है अवांछित खरपतवार और 6ठा है परजीवी खरपतवार। देखो कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना पोषण खुद नहीं बनाते, अपना जो पोषण है वो खुद नहीं बनाते, अपने पोषण के लिए कोई ना कोई फसल के पौधे पर निर्भर रहते हैं। उन खरपतवारों को परजीवी खरपतवार कहा जाता है। इनके उदाहरण लिखा रहा हूं मैं, जैसे अमरबेल रिजके पर होती है, रिजका, अमरबेल, रिजका, ओरोबैंकी, तंबाकू, ओरोबैंकी, तंबाकू, स्ट्राइगा, बाजरा व जवार में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या बाजरा में ज़्यादा उगता है। अगला है लोरेंथस, ये भी एक परजीवी खरपतवार है। देखो टोटल 4 खरपतवार पढ़ने को मिलेंगे आपको, अमरबेल, ओरोबैंकी, स्ट्राइगा एंड लोरेंथस। ये चारों परजीवी खरपतवार ऐसे खरपतवार हैं जो किसी न किसी फसली पौधे से अपना पोषण ग्रहण करते हैं और उसको कमजोर करके नष्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 12th के सिलेबस में ये 3 ही दिए हुए, ये चौथा ऐड किया क्योंकि ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है निम्न में से परजीवी खरपतवार नहीं है, तो इनमें से 3 देंगे, चौथा कोई दूसरा खरपतवार देंगे तो वो उसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार पूछा जा सकता है कि रिजगे में कौन सा परजीवी खरपतवार उगता है, तो वो होगा अमरबेल। ठीक है, नेक्स्ट अपना वर्गीकरण आएगा, चौथा प्रकार का वर्गीकरण है पत्तियों की बनावट के आधार पर। चौथा प्रकार का वर्गीकरण है पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट कैसी है उस आधार पर भी इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में। देखो पत्तियों की बनावट 2 प्रकार की होती है, या तो चौड़ाई ज्यादा होती है या चौड़ाई कम होती है। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है या पत्तियों की चौड़ाई ज्यादा होती है। इनके उदाहरण देख लो, इनके उदाहरण है बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील, बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील, जंगली चौलाई, लहसुआ, जंगली चौलाई, लहसुआ भी जंगली रूप में उगता है। ठीक है, तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है। ठीक है, अगला बात करें सकरी पत्ती वाले खरपतवार। देखो पत्तियां चौड़ी कैसे होगी, इस प्रकार की पत्ती होगी, पत्ती का आकार इस प्रकार चौड़ाई लिए हुए होगा। ठीक है, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की पत्तियां कैसी होगी? लंबी और लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम होगी। इस प्रकार लंबाई ज्यादा होगी पत्तियों की और चौड़ाई कम होगी। जैसे दूब घास है, जैसे दूब घास, मोथा, जंगली जई,
ठीक है, ये इस प्रकार के खरपतवार हैं जिनकी पत्तियां सक्रिय होती है, चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चौथा वर्गीकरण था अपना पत्तियों की बनावट के आधार पर, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है, अगला अपना पांचवा वर्गीकरण है मृदा व जलवायु के आधार पर। मृदा व जलवायु के आधार पर पांचवें प्रकार का वर्गीकरण है मृदा व जलवायु के आधार पर। मृदा व जलवायु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, मृदा व जलवायु के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसे जलमग्न भूमियों के लिए अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, शुष्क क्षेत्र के लिए अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, कृषि क्षेत्र के लिए अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, अकृषि क्षेत्र के लिए अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं। तो इनको ढंग से पढ़ लेते हैं अपन। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट है जलमग्न भूमियों में उगने वाले खरपतवार, में उगने वाले खरपतवार। पहला भाग है जलमग्न भूमियों में उगने वाले खरपतवार। देखो भूमि का प्रकार अलग है, जलमग्न भूमि है ना। जलमग्न का मतलब है जहाँ पर जल भरा रहता है या कीचड़ टाइप में, दलदली भूमि है। दलदली भूमि में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, उसका एक विशेष उदाहरण है जलकुंभी। उसका उदाहरण है जलकुंभी, जंगली धान। ये 2 ऐसे खरपतवार हैं जो जलमग्न मतलब जल में मग्न, पूरी जल के द्वारा आच्छादित रहती है भूमि, पानी का भराव ज़्यादा रहता है वहाँ पर, उस भूमि में जलकुंभी और जंगली धान खरपतवार अधिक उगते हैं। अगला है शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार। शुष्क क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार। देखो शुष्क क्षेत्र में कौन से खरपतवार उगेंगे, ऐसे खरपतवार जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है और अधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखते हैं। वो शुष्क क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार होते हैं, जैसे झरबेरी, नागफनी, जवासा। जैसे झरबेरी, नागफनी, जवासा, ये ऐसे खरपतवार हैं जो शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उग जाते हैं। अगला तीसरा प्रकार है इसका कृषित भूमि में उगने वाले खरपतवार। कृषि भूमि में उगने वाले, कृषि भूमि में उगने वाले खरपतवार। कृषि भूमि में, कृषि भूमि मतलब जो खेत होते हैं जहाँ पर फसलें बोई जाती है, लगभग सारे खरपतवार कृषि भूमि में उगने वाले खरपतवार होते हैं। बथुआ, प्याजी, कृष्णनील। इसमें उदाहरण देखें, बथुआ, प्याजी, कृष्णनील, हिरनखुरी, दूबघास, मोथा, जंगली चौलाई भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे कृषि भूमि में उगने वाले खरपतवार है जहाँ पर खेती करते हैं। कृषि भूमि का तात्पर्य जहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, अगला लास्ट है इसका अकृषित क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार। अकृषित क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार। अकृषित क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार। स्टूडेंट्स, अकृषित क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, कोई जल मार्ग है, नहर के आसपास का इलाका है, ऐसे क्षेत्र जहाँ या औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, ये अकृषित क्षेत्र होते हैं। इनमें कई प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं, जैसे लेंटाना केमरा, कांस, गाजर घास। इसका उदाहरण है लेंटाना केमरा, कांस, गाजर घास। ये ऐसे खरपतवार हैं जो अकृषित भूमियों में उग जाते हैं। रेलवे स्टेशन है, रेल की पटरियों के पास में है, ठीक है, सड़क मार्ग के दोनों साइड में है, उन क्षेत्रों में आसानी से उग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था 5वें प्रकार का वर्गीकरण अपना
मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अगला वर्गीकरण है अपना छठा वर्गीकरण प्रजनन विधियों के आधार पर। प्रजनन विधियों के आधार पर, प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। देखो प्रजनन विधियों के आधार पर प्रजनन विधियां दो प्रकार की होती है, लैंगिक विधि या अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि को वानस्पतिक विधि भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको तीन भागों में बांटा गया है। प्रजनन विधियों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला भाग बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। इस बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, ये वे खरपतवार होते हैं जो केवल बीज द्वारा ही उत्पादित होते हैं, या मतलब इनका प्रजनन केवल बीज के द्वारा ही होता है। कौन कौन से हैं? जैसे प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, इसका उदाहरण है प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूंसा, प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूंसा, जंगली जई, जंगली जई। स्टूडेंट्स, ये ऐसे खरपतवार हैं जो केवल बीज के द्वारा ही उगते हैं, इनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होता है। दूसरा प्रकार है इसका वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न, वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, ऐसे खरपतवार जिनमें बीज उत्पादन नहीं होता, बीज के द्वारा वो उत्पादित नहीं होते, केवल वानस्पतिक भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कंद है, प्रकंद है, राइजोम है, इन सभी भागों के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती, राइजोम, कंद, प्रकंद आदि भागों के द्वारा उत्पादित होने वाले खरपतवार वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पादित होने वाले खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से खरपतवार है? जैसे दूब घास है अपने, रनर्स के द्वारा होता है, ऊपरी भूविस्तारी बोलते हैं इसको, दूब घास है। मोथा है, राइजोम के द्वारा उत्पादन होता है इसका, राइजोम के द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक है, ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है स्टूडेंट्स दोनों बीज व वानस्पतिक। कई ऐसे खरपतवार हैं जो बीज व वानस्पतिक दोनों विधियों से प्रवर्धित होते हैं। बीज व वानस्पतिक दोनों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, उत्पन्न होने वाले खरपतवार बीज व, तो ध्यान में रखना है आपको तीन चीजें प्रजनन विधियों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, जिसका उदाहरण रहेगा प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूंसा, जंगली जई। दूसरा प्रकार रहेगा वानस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, जो वानस्पतिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़ है, तना है, पत्ती, राइजोम, कंद, प्रकंद, इन भागों का उपयोग करके जो पौधे तैयार करते हैं। जैसे दूब घास है, मोथा, दूब घास ऊपरी भूस्तरी द्वारा प्रवर्धित होता है, मोथा है वो राइजोम द्वारा प्रवर्धित होता है। तीसरा प्रकार है बीज व वानस्पतिक भागों। कुल कई प्रकार के ऐसे खरपतवार होते हैं जो दोनों प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की प्रजनन विधियों द्वारा प्रजनित होते हैं या तैयार होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स था खरपतवारों का वर्गीकरण। 6 प्रकार से पढ़ लिया अपन ने। देखो स्टूडेंट्स, पहला प्रकार था इसमें जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा प्रकार था बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा प्रकार था खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, चौथा प्रकार था पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण, पांचवा प्रकार था मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, छठा प्रकार था प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। ये पूरा वर्गीकरण अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी हानियों की, खरपतवारों की हानियां। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे खरपतवारों की हानियां।
लॉसेस ऑफ वीड्स, लॉसेस ऑफ वीड्स, खरपतवारों की हानियां, खरपतवारों की हानियां बढ़ेंगी अब, है ना। तो खरपतवारों की हानियां देखो स्टूडेंट्स, फसलों में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हानि पहुंचाती है, जैसे रोग है, कीट है, कई बार सिंचाई नहीं होती, मौसम की प्रतिकूल दशाएं आ जाती है, उन सभी के कारण लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो नुकसान होता है फसलों में, सर्वाधिक नुकसान खरपतवारों के द्वारा होता है। फसलों में सर्वाधिक 30 से 35% नुकसान, 30 से 35% नुकसान खरपतवार करते हैं, खरपतवार करते हैं। पूछा जाता है किस फसलों में सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है, ऑप्शन दे दे, खरपतवार, रोग, कीट या अन्य। तो इसमें क्या आएगा, खरपतवार आएगा। खरपतवारों से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कितना परसेंट, 30 से 35% उपज कम कर देते हैं ये। ठीक है, बहुत सारी हानि है, एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव, सबसे पहली हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव। देखो फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खरपतवार हमेशा फसल के उत्पादन को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व या पानी की आवश्यकता पौधों को रहती है, फसल के पौधों को, उसको ग्रहण खरपतवार के पौधे कर लेते हैं, जिससे उपज कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसको इतना ध्यान रखना है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपज कम प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। देखो फसल उत्पादों की गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी कैसे आएगी, जैसे सरसों के बीजों में 87 के बीज मिल जाते हैं, सरसों के बीजों में 87 के बीज मिलने से उनसे प्राप्त तेल में दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है। सरसों, मैंने कहा था कि सरसों और 87 के बीजों को अलग नहीं कर सकते, समान आकार की होती है उनकी, बाह्य देखा जाए तो वो समान रहते हैं ना, सेम रहते हैं। तो सरसों और 87 के बीज, सरसों के बीजों में यदि 87 के बीज मिल जाए और उनसे तेल निकाल लिया जाए तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। ये तेल जहरीला होता है, मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और इसके कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है ये पूछा जाता है, मनुष्य में ड्रोप्सी डिजीज हो जाती है, इसके कारण मनुष्य में ड्रोप्सी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ड्रोप्सी रोग हो जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि 87 के बीज सरसों में मिलने से कौन सा रोग होता है मनुष्य में, कौन सा रोग होता है, ड्रोप्सी रोग होता है, पूछा जाता है ICAR जेड एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार फसल उत्पादों की गुणवत्ता भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। देखो पशुधन उत्पाद क्या है, पशुओं का सबसे प्रमुख उत्पाद है दूध। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे जंगली लहसुन है, जंगली लहसुन या जंगली प्याज, ऐसे खरपतवार होते हैं जो पशु खा लेता है। पशु के खाने के बाद में जब दूध निकलता है उसका, तो दूध में इन चीज़ों की दुर्गंध आती है, जिससे यदि दुर्गंध युक्त दूध है तो इससे बनने वाले जो उत्पाद है, जो घी है, दही है, मक्खन है, छाछ है, ये सारी सभी चीज़ों में, सभी उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उनमें दुर्गंध आएगी। ठीक है, तो पशु के उत्पादों में भी उत्पादों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। अगला है मृदा नमी में कमी, मृदा नमी की कमी, मृदा नमी की कमी। देखो खरपतवारों के पौधे भी एक अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनके लिए भी पानी की
बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो पानी की कमी कर देते हैं ये। मृदा में जो नमी रहती है उसका अवशोषण करके फसल के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं, जिससे फसल के पौधों को नमी नहीं मिलती और कमी कर देते हैं। ये भी एक इसकी हानि है। अगली हानि है भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी। देखो स्टूडेंट्स, भूमि के मूल्य में कमी कैसे होगी? जिस भूमि में खरपतवार उगते हैं, जिस भूमि में खरपतवार उगते हैं, ध्यान रखना उसकी उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन को उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादकता में यदि कमी आएगी, यदि उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है तो सीधी सी बात है किसान को लाभ कम होगा, लाभ कम होगा। और दूसरी बात कि उस जो भूमि है उसकी कीमत ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो भी लेने वाला है उसको पता है कि उसमें खरपतवार ज़्यादा उगते हैं और उसकी उत्पादकता कम है। ठीक है, तो उसकी भूमि की कीमत में भी गिरावट आती है। अगला खरपतवार रोग व कीटों को शरण देते हैं। खरपतवार रोग व कीटों को शरण देते हैं। देखो जब खरपतवार उगे रहेंगे तो फसलों में लगने वाले कई रोग और कीटों को भी शरण देते हैं ये। ठीक है, कई रोग और कीटों को शरण देके उनको भोजन प्रदान करते हैं, जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और वो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान पहुंचाकर नष्ट करते हैं। ठीक है, अगली हानि है इसकी कृषि यंत्रों, मशीनों एवं पशुओं की क्षमता में कमी। कृषि यंत्रों, मशीनों व पशुओं की क्षमता में कमी। देखो कृषि यंत्रों और पशुओं मशीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा खरपतवार उगे हुए हैं तो? देखो जो खरपतवारों वाली भूमि होती है उसमें बार बार खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जुताई, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जिससे जो मशीनें होती है उनकी दक्षता, उनकी क्षमता कम हो जाती है, उनमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो और पशुओं को भी बार बार काम में लेंगे तो उनकी दक्षता या क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला है सिंचाई जल की हानि। सिंचाई जल की हानि कैसे होगी? जैसे सिंचाई के जो जल स्रोत है, जैसे नहरें हैं, नदियां हैं, कई बड़े बड़े नाले हैं, उनके दोनों साइड में कई बार खरपतवार उग जाते हैं, या उनके अंदर जो जलीय खरपतवार होते हैं वो उग जाते हैं। उनके कारण सिंचाई जल में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो अवशोषित करके सिंचाई के जल को कम कर देते हैं। ठीक है, अगला है खरपतवार मनुष्य के लिए घातक। खरपतवार मनुष्यों के लिए घातक। मनुष्यों के लिए घातक। कई ऐसे खरपतवार हैं जो बीमारियां भी पैदा करते हैं मनुष्य में। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था अभी सरसों और सत्यानाशी का, तो वो भी ड्रॉपसी नामक रोग कर रहे हैं। उसी प्रकार एक और है पार्थेनियम, गाजर घास। पार्थेनियम जिसको गाजर घास बोलते हैं। पार्थेनियम जो घास है उसके पौधे को छूने मात्र से, उसको यदि छू लिया तो चर्म रोग हो जाते हैं, खाज एवं खुजली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कई प्रकार के ये मनुष्य के लिए भी घातक है खरपतवार। अगला इसका नुकसान है पशु स्वास्थ्य के लिए घातक। पशु स्वास्थ्य के लिए घातक। पशु स्वास्थ्य के लिए घातक। देखो पशुओं में भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे जो बरू होती है, बरू जिसको जंगली जवार भी बोला जाता है। ठीक है, बरू के कल्ले निकलते समय या कल्ले फूटते समय यदि पशु को खिला दिया जाए तो पशु पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। जंगली जवार बोलते हैं, बरू होते हैं ना, जिसमें कल्ले फूटते समय यदि बरू को काट के खिला दिया जाए तो पशु के ऊपर जहरीला प्रभाव पड़ता है, पशु की कई बार अधिक खाने से मृत्यु भी हो जाती है। ये इसकी हानियाँ, 2-3 हानियाँ और हैं। अगली एक 11 नंबर हानि है किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। किसान के जीवन स्तर में कमी। देखो किसान के जीवन स्तर में कमी किस प्रकार आएगी?
जब खरपतवार ज़्यादा उगेंगे तो कहीं ना कहीं किसान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से नुकसान होगा। उसकी जो भूमि है वो भी अउर्वर हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है, उसमें उपज इतनी नहीं हो रही। दूसरी चीज़, जो फसल उत्पादन हो रहा है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें कमी आ रही है। ठीक है, पशुओं से उत्पादित हो रहे हैं जो दूध वगैरह, उनमें भी कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक दृष्टि से अपने लिए नुकसानदायक है, या खर्चा ज़्यादा लग रहा है। यदि खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो लाभ कम होगा, और लाभ कम होगा तो जीवन स्तर में कमी आ जाएगी, या जीवन स्तर उसका अच्छा नहीं रहेगा। लास्ट है अन्य हानियाँ। अन्य भी कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए तो पूछा जा सकता है खरपतवारों से होने वाली किन्हीं 6 हानियों के बारे में लिखिए, या किन्हीं 3 हानियों को विस्तार से समझाइए, या कोई किन्हीं 4 हानियों के बारे में लिखिए। तो इनमें से कुछ भी आप 4 हानियों के बारे में अपन लिख सकते हैं, लेकिन सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब बात यह हो गई हानियाँ। अब बात करते हैं खरपतवारों के लाभ। इसके कुछ लाभ भी होते हैं। खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वीड्स, बेनिफिट्स ऑफ वीड्स, खरपतवारों के लाभ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, खरपतवारों के लाभ देखें तो कई प्रकार से लाभ होते हैं। आर्थिक लाभ भी होते हैं, धार्मिक महत्व भी होते हैं। खरपतवारों के सजावट के रूप में भी काम आते हैं, मृदा के संरक्षण में भी काम आते हैं, पशुओं के चारे के रूप में भी काम आते हैं। कई प्रकार से इनका महत्व है, लाभ है। तो लाभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है इसका मृदा संरक्षण में सहायक, मृदा संरक्षण में सहायक, हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण में सहायक। देखो स्टूडेंट, मृदा संरक्षण किस प्रकार करेंगे? जब मृदा कटाव होता है तो जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती वहाँ पर मृदा का कटाव होता है। यदि खरपतवार उगे रहेंगे तो खरपतवारों की जो जड़ें हैं, वो जड़ें जो मृदा है उसको बांधे रखती है तो उसको बहने नहीं देती। यदि उसको वो बहेगी नहीं तो मृदा का ऑटोमेटिक संरक्षण हो जाएगा, मृदा कटाव होने से बचाती है खरपतवार। अगला है चारे के रूप में, पशु चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में भी कई खरपतवारों को काम में लिया जाता है। जैसे दूब घास है, बथुआ है, जैसे दूब घास, बथुआ, ये ऐसे खरपतवार है जिनसे पशुओं को हरा चारा उपलब्ध होता है और उससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये एक तरह का लाभ हो गया। तीसरा है औषधीय महत्व है, औषधि के रूप में, औषधीय महत्व है। औषधि के रूप में किस प्रकार काम में लेते हैं? जैसे कई ऐसे खरपतवार हैं जिनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उनकी कई बार पुराने ज़माने में मान लो कई लोहे की लग जाती थी, अंगुली कट जाती थी, तो विशेष प्रकार के खरपतवार की पत्ती का रस निचोड़कर उसके ऊपर लगाया जाता था, जिससे वो सही हो जाता था। ठीक है, तो ये औषधीय महत्व भी इसके हैं। चौथा है धार्मिक महत्व है या आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व मतलब कई खरपतवार है जिनसे अर्थ यानी पैसा भी कमाया जा सकता है, या आर्थिक महत्व भी है इनका। जैसे कांस है, कांस के छप्पर बनाए जाते हैं, कांस से छप्पर बनाए जाते हैं, छप्पर बनाए जाते हैं। जो कांस का पौधा होता है उसको काट के उससे छप्पर बना के उसमें रहन सहन किया जाता है। अगला है लेमन घास। लेमन घास एक लेमन घास होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, जिसको सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उनमें इसमें इसकी लेमन की सुगंध के लिए इनको काम में लिया जाता है। अगला है मृदा सुधार के लिए, अगला लाभ है मृदा सुधार के रूप में। मृदा सुधार के लिए कैसे काम में लेंगे? जैसे एक खरपतवार है सेंजी खरपतवार या सत्यानाशी खरपतवार, ये क्षारीय मृदाओं के लिए एक मृदा सुधार के रूप में काम करता है। सेंजी और सत्यानाशी, ये जो दोनों खरपतवार हैं वो क्षारीय भूमियों को सुधारने में काम आते हैं। क्षारीय भूमि सुधारक। क्षारीय भूमि कौन सी होती है?
जिनका मृदा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उनमें यदि इनको उगाया जाए तो ये खरपतवार कहीं ना कहीं पीएच मान को कम करते हैं, ठीक है, कम करके उसको नॉर्मल पीएच मान तक ले आते हैं। तो मृदा सुधारक के रूप में भी ये काम आता है। अगला है सजावट के रूप में, छठा है सजावट के रूप में। सजावट के रूप में लेंटाना कैमरा नाम का एक ही खरपतवार ऐसा है जो ज़्यादातर सजावट के रूप में काम आता है। वैसे देखो दूब घास है, वो घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आती है, दूब घास अपने लॉन में लगाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का सजावट है। तो आपको ध्यान रखना है सजावट के रूप में लेंटाना कैमरा, जिसके एक अच्छे कलर के फूल आते हैं, लेंटाना कैमरा नामक जो खरपतवार है उसको सजावट के रूप में घरों में काम में लिया जाता है, उगाया जाता है। फिर अगला है जैविक कीट नियंत्रण के लिए, अगला लाभ है जैविक कीट नियंत्रण में। जैविक कीट नियंत्रण में देखो कई ऐसे खरपतवार हैं जो कहीं ना कहीं जैविक रूप से कीटों का नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। जैसे एक खरपतवार है हुलहुल, एक खरपतवार का नाम है हुलहुल। ये जो खरपतवार है इसमें एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध आती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो मान लो फसल के अंदर ये उगा हुआ है हुलहुल खरपतवार, तो उस फसल में लगने वाले कीट वहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी गंध तीव्र तीक्ष्ण गंध आती है, गंदी स्मेल आती है, जिसके कारण वो जो भी कीट है वो कीट दूर भागने लग जाते हैं हुलहुल के कारण, ठीक है। अगला है अन्य उपयोग। अन्य उपयोग देखो खरपतवारों के अन्य उपयोग क्या है। अन्य जैसे बथुआ है तो बथुओं की पत्तियों को काम में लिया जाता है, सब्जी बनाने के लिए बथुए की सब्जी बनाई जाती है, तो ये अन्य उपयोग हो गया इसका। ये स्टूडेंट्स इसके खरपतवारों के लाभ थे। मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं, जड़ों से मृदा को बांध के रखते हैं, चारे के रूप में, पशुओं के हरे चारे के रूप में काम में लिया जाता है। औषधीय महत्व भी है इसके, आयुर्वेदिक में काम आता है। आर्थिक महत्व भी है, जैसे कांस है तो कांस छप्पर बनाने के काम आती है। लेमन घास है, वो लेमन घास की पत्तियों का रस निकाल के सुगंध के लिए काम में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में। मृदा सुधारक के रूप में सेंजी या सत्यानाशी क्षारीय मृदाओं के सुधारक के काम में आती है। सजावट के रूप में लेंटाना कैमरा काम आता है। जैविक कीट नियंत्रण में हुलहुल नामक खरपतवार है जो कीटों को दूर भगाने में काम आता है। और अन्य उपयोग मतलब जैसे बथुआ है तो सब्जी के रूप में उसको काम में लिया जाता है। ये थे इसके लाभ। तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने पढ़ लिया, पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था उसकी परिभाषा, खरपतवार की परिभाषा, विशेषताएं और 2 प्रकार के वर्गीकरण अपन ने पढ़े थे, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर पढ़ा था और बीज पत्र के आधार पर पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का जो रिमेनिंग पार्ट था, 4 प्रकार के और बच रहे थे, उनके बारे में डिस्कस किए हैं, प्लस इनके लाभ क्या क्या हैं, इनकी हानियाँ क्या क्या है, उनके बारे में डिस्कस कर लिए है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इसके विस्तार, इसके गुणन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके नियंत्रण की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।